ब्लडी इश्क, वेद और पलक, एपिसोड 5। आफ्टर 22 डेज। देखते देखते 22 दिन बीत गया। समझ में नहीं आया, पर कोई तो था जिसे दिन रात चैन नहीं आ रहा था। वह थे तपस्वी जी और उनका पूरा परिवार। तपस्वी जी के साथ उनकी दोनों बेटियां बहुत ही परेशान थी और तपस्वी जी हमेशा घर में एक ही बात करते थे कि ना तब हार माने और ना अब हार मानेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो वह जरूर निकाल ही लेंगे। अपने आप की परेशानियां देख पलक को भी अब चैन नहीं आता। वह भी कहीं ना कहीं यह सब की जिम्मेदार खुद को मानने लगी। काश उसको एक भाई होता तो उनके घर वालों को यह नौबत ना देखना पड़ता। बेटियों की वजह से उसके पापा को हर जगह कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आज भाई होता तो जरूर वह लड़ता या इस दलदल से कहीं निकलकर दूर चले जाते। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान उदयपुर। दिन जैसे नज़दीक आ रहा था। भावेश और बलराम दोनों बहुत ही खुश थे। बलराम को सारी खबर मिलते जा रहा था कि वेद ने बालमपुर वालों को 1 महीने का टाइम दे रखा है, उसके बाद वह इस ज़मीन को ले लेगा। भावेश तो समझदार था क्योंकि वह 1 महीने का और वेट कर सकता था, पर उसका छोटा भाई बलराम, उसको सब्र नहीं हो रहा था। वह हर एक दिन अपने भाई को आकर एक ही बात सुनाता। उन लोगों को 1 महीने का वक्त देने की क्या ज़रूरत था, तुरंत पैसे देकर रफा दफा कर देना चाहिए। उसकी रोज की बातें सुनकर भावेश उसे समझाता कि आखिर इतना इंतजार किया तो 1 महीने से क्या बिगड़ जाएगा। जो सुन बलराम बोला, भाई साहब आपको नहीं पता, वह तपस्वी बहुत चालाक आदमी है। वह भी चुप नहीं बैठेगा, वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और यह जमीन लेने नहीं देगा। बलराम की बातें सुनकर भावेश के चेहरे पर परेशानियों की लकीरें दिखाई देने लगी। वह भी कहीं ना कहीं घबरा गया कि 1 महीने के बाद अगर यह जमीन नहीं मिला तो क्या होगा। उसने तुरंत वेद को कॉल लगाने का कोशिश किया, पर वेद इस वक्त इंडिया में नहीं था, वह कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री में था। बलराम बहुत चालाक था और अपने भाई को इतना शांत देखकर वह बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठ रहा था और वह परेशान होते हुए अपने बड़े भाई से बोला, भाई साहब देख लेना, अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हार हमारी होनी ही है। ये सब बोलकर वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद भावेश भी बहुत सोच में पड़ गया। वहीं बलराम ने अपने आदमियों को लगाकर तपस्वी के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं तपस्वी कोई बड़ा कदम ना उठा ले। बलराम के खबरियों ने उसे खबर लाकर दे रहे थे कि तपस्वी इन दिनों अपने ज़मीन के पेपर लेकर कुछ लोगों से बात कर रहा है। बलराम को डर था कि कहीं वह कोर्ट तक ना जाए, कुछ सरकारी चीज़ों का सहारा ना ले, वरना उसे महंगा पड़ सकता है। और दूसरी बात, अगर सबके सब मिल गए तो उसका हार होना ज़रूरी है। बलराम ने गेम उल्टा खेलने का सोच लिया। उसने सबसे पहले तपस्वी जी के कमजोरी को ढूंढने लगा और उसे यह बात बहुत ज़्यादा पता चल गया कि तपस्वी जी को सिर्फ 2 बेटियां हैं और बेटे नहीं। बलराम को जब यह पता चला तो वह शैतान की तरह हंसने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसने तरह तरह के प्लान बनाना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद फाइनली अब 1 महीना होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी था। बलराम के गांव वाले अधिक मात्रा में लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो गए और अब गिने चुने 2-4 लोग ही रह गए थे जो अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ की कीमत जो पता था। तपस्वी जी के घर में उदासी का माहौल बना हुआ था। उनकी बेटियाँ भी बहुत उदास थी और दादी के तो रोज़ ताने सुनना ही पड़ता था। तपस्वी जी की दोनों बेटियां अभी कॉलेज में थी। पलक लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही थी तो वहीं नंदिनी अभी 12th में थी। पलक इन दिनों अपनी ज़मीन
बचाने के लिए कॉलेज में सभी से गाइडेंस ले रही थी ताकि वह अपने पापा की हेल्प कर सके। और जहाँ तक उसे समझ में आ रहा था कि वह ज़मीन तो उनकी खुद की ही है, कोई ज़बरदस्ती तो उन्हें खाली नहीं करवा सकता। अगर वह कोर्ट तक गए तो शायद उनकी जीत हो सकती है। पलक कॉलेज छूटने के बाद सीधे एक वकील से मिलने गई और इस वकील के बारे में उसकी एक फ्रेंड ने बताया था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट उसके पेरेंट्स के नाम पर है तो कोई आकर ज़बरदस्ती उन्हें नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि बहुत कुछ उससे जानकारी मिला। वहाँ से निकलने के बाद पलक सीधे पुलिस स्टेशन गई और उसने एफआईआर दर्ज करवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि 2 दिन बाद वे लोग आकर उन्हें ज़मीन खाली करवाने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे, जिसके चलते उसने पहले ही पुलिस को जाकर सब कुछ बता दी। पलक को जितना बन रहा था वह सब कुछ कर रही थी और जब उसे घर आने में देरी हुआ तो उसकी दादी ने उसे न जाने क्या कुछ कहा, पर वह सब कुछ बातें सुन रही थी। दादी ने ये भी कहा, मेरे बेटे को दुनिया भर की परेशानियां हैं और तुम दोनों हो कि अपनी मनमानी किए जा रही हो, यहाँ वहाँ उछल कूद कर रही हो। इससे आगे भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया जिससे पलक को भी तकलीफ हो रहा था, पर वह अपने पापा को हारता हुआ नहीं देख सकती। उसने घर में कुछ भी नहीं बताया कि वह आज कहाँ गई थी। 1 महीने बाद आज पूरा 1 महीना बीत गया था। कल रात से तपस्वी जी के आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं था। तो वही हाल गरिमा जी, उनकी दोनों बेटियां, दादी, हर कोई अपने कमरे में परेशानियों के साथ सांस ले रहे थे। जब सुबह हुआ तो गरिमा जी ने जब घर का दरवाज़ा खोली तो सबसे पहले उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा। उनके अंदर एक डर था कि शायद वह आदमी आकर खड़ा ना हो जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने दरवाज़ा खोला था, पर बाहर अभी कोई नहीं था। आज पलक और नंदिनी दोनों कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें भी पता था आज वह आदमी ज़रूर आएगा। भला घर के कोई सदस्य इस हाल में कैसे छोड़ कर जा सकता है। तपस्वी जी भी रोज की तरह उठकर तैयार हुए और दुकान पर चले गए। टेंशन तो बहुत था, पर वह घर वालों को दिखा नहीं रहे थे ताकि उनके घर वाले कमज़ोर ना पड़े। जब वो दुकान पर जाने के लिए निकले तो पीछे से पलक उन्हें टोकते हुए बोली, पापा आज मैं भी आपके साथ दुकान चलूँगी। उसका इतना कहना कि तपस्वी जी समझ गए कि उनकी दोनों बच्चियां परेशान हो रही हैं। उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम घर पर ही रहो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप है ना। पर बेटियां तो बेटियां होती हैं। पलक तुरंत चप्पल पहनी और अपने पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बल्कि दादी ने भी डांट लगाया, पर वह कहाँ सुनने वाली। तपस्वी जी को भी हार मानना पड़ा और वह उसे अपने साथ दुकान लेकर चले गए। दोपहर का वक्त, सभी दुकान वाले आपस में बातें भी कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे शायद वह नहीं आएगा, अगर उसे आना होता तो वह आ जाता। दोपहर से शाम हो गया पर वेद अभी तक आया नहीं था और तपस्वी जी को भी यही लगा कि शायद वह नहीं आएगा। शाम 4:40 पर 3 कार आकर वहाँ रुका और कार की आवाज़ जैसे सबके कान में गया कि पास के दुकान वाले तुरंत बाहर निकलने लगे और एक दुकान वाले ने सभी को जाकर खबर कर दिया। अब क्या ही, तपस्वी जी और पलक को भी खबर मिल गया कि वह आ गया है। तपस्वी जी दुकान में से बाहर निकले तो वहीं पलक डर के मारे घबराने लगी। उसने अपना मोबाइल लिया और किसी को मैसेज टाइप करने लगी, बल्कि वह दुकान में बैठे किसी को कॉल भी लगा आई, जिसका अंदाज़ा तपस्वी जी को भी नहीं था। कार में से कुछ लोग निकले और उन्हीं के साथ वेद भी बाहर निकला। वेद कुछ कर पाता कि तुरंत वहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई।
पुलिस की गाड़ियां देखकर सभी अचंभित हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया था, क्योंकि इसके पहले वेद ने सबको धमकी देकर गया था। सभी दुकान वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आखिर पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? तभी पलक दौड़ते हुए पुलिस वाले के सामने आई और हाँफते हुए कहने लगी, सर देखिए, यह वही आदमी है जो हमें धमकियां दे रहा है। 1 महीने का टाइम देकर गया था और आज आ भी गया। कुछ लोग तो हैं जो इसके चमचे हो गए हैं और वह अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो गए, पर हमें नहीं बेचना। जो बेच रहे हैं उन्हें कहे यह ले ले, पर हम नहीं बेच सकते। पलक जिस तरह से बोल रही थी, वेद बस उसकी बातें सुन रहा था और अपनी आंखें से कुड़ा लिया। पुलिस वाले तुरंत वेद की तरफ जा रहे थे, तब तक टाइगर बीच में आकर रोक लिया और पुलिस वालों को साइड में ले जाकर बातें करने लगा। उनको इस तरह बातें करता देख पलक डरने लगी। उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग भी उसमें शामिल ना हो जाए। वेद जिस तरह पलक को ध्यान से देख रहा था, उसकी पलकें बिल्कुल भी झपकने का नाम नहीं ले रहा, मानो अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। करीब 2-3 घंटे बाद बात जहाँ बड़ों की हो वहाँ मिडिल क्लास लोगों की कोई नहीं सुनता, और यहाँ भी वही हुआ। जब केस पुलिस वालों के पास गया तो वेद के बारे में जानकर बगैर कोई एक्शन लेने के जगह उसकी खातिरदारी में लग गए और बात मीडिया तक ना जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ से जाने दिया। पर मामला गर्म था और भी गर्म हो जाता। वे तो समझदार था ही, और आज के दिन चुप रहने में ही भलाई समझने लगा और वहाँ से चला गया। पर जाते वक्त उसने तपस्वी जी से कहा कि वह यह ज़मीन को खाली करवा कर ही रहेगा, पर उसकी इस तरह हार मान कर जाता देख कहीं न कहीं तपस्वी जी को अपनी बेटी के ऊपर प्राउड फील होने लगा। तो वहीं पलक को भी अच्छा लग रहा था कि अगर उसे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा खुला रहता है, और वह है कानून, और उसने कानून का सहारा लेकर बहुत अच्छा किया। इस बात से उसे खुद के ऊपर नाज हो रहा था। पलक की बहादुरी देखकर कुछ लोग ताली बजाने लगे, बल्कि उसे शाबाशी भी दे रहे थे। तो वहीं तपस्वी जी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए दुकान के अंदर लेकर गए और उसे समझाते हुए बोले, बेटा तुमने यह सब कब किया? सॉरी पापा, वह मैं। पलक अपने पापा से माफ़ी मांग रही थी कि तपस्वी जी उसके गाल पर हाथ थपथपाते हुए बोले, बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर कहीं ना कहीं मुझे डर भी सताए जा रहा है। ये सुन पलक बोली, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है पापा। आज पुलिस वालों ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया, पर हमें कोर्ट चलना चाहिए, तब जाकर हम इन सब से निपट सकते हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर तपस्वी जी को सही लगा, पर वह उदास भाव से बोले, बेटा तुम जो कह रही हो सही है, पर अब जो तो 20 दुकानों में से सिर्फ हम 3-4 लोग ही रह गए हैं जो अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं। बाकी के सभी लोग तैयार हो गए हैं। ये सुन तो पलक भी मायूस हो गई। अगर सब में एकता होता तो वह सब जीत जाते। अपनी बेटी को इस तरह मायूस होते देख तपस्वी जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, देखो बेटा, जैसे आज हमारे सिर से मुसीबत टला है ना, ऐसे एक दिन ज़रूर हमेशा के लिए टल जाएगा। सिर्फ हमें हिम्मत से लड़ना होगा। अपने पापा की बातें सुनकर पलक को भी हिम्मत आने लगा। दोनों बाप बेटी मिलकर दुकान का काम करने लगे, पर उनके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि आगे कैसे क्या करना है, पर तरीका दोनों के अलग अलग थे। दूसरी तरफ राजस्थान, उदयपुर, रात का वक्त। भावेश और बलराम दोनों, जब से उन्हें ये बात पता चला कि तपस्वी की बेटी ने पुलिस बुला लिया था और वेद को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा, तब से उन दोनों भाई के चेहरे पर 12 बजा हुआ था। इस वक्त हवेली में दोनों भाई शराब पी रहे थे। बलराम तो लगातार दांत पीसे जा रहा था और बहुत कुछ आगे का सोच रहा था, तो वहीं भावेश बीच बीच में कुछ तो बोला भी करता। बलराम इस वक्त गुस्से में था और भावेश एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहा, बलराम शांत हो जाओ, अब पुलिस
आने की वजह से वेद को कदम पीछे लिया होगा और देखना इसका बदला वह लेकर ही रहेगा, क्योंकि उसे हार पसंद नहीं है। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर बलराम ने शराब का गिलास टेबल पर जोर से रखते हुए कहा, भाई साहब आपकी आंखों पर पट्टी चढ़ाए, अगर इसमें इतना ही काबिलियत है तो कब का कर देता। यूं ही 1 महीने का टाइम देना, ऊपर से एक लड़की के चंद पुलिस वालों को बुलाने से कदम पीछे लेना, यह सब क्या है? यह नामर्दों की कहानी है, बाकी कुछ नहीं। अपने भाई का गुस्सा भावेश अच्छे से देख पा रहा था, बल्कि वह समझ भी रहा था और उसे एक बार फिर से दिलासा दिलाने लगा कि यह काम बहुत जल्द हो जाएगा। पर बलराम सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने शराब का एक बोतल खोला और मुंह में लगाते ही एक सांस में गटकने लगा। भावेश समझ गया कि उसका भाई आज शांत होने वाला नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए, इसलिए वह चुपचाप बैठा ही रहा। वहीं बलराम शराब की बोतल ख़त्म करके साइड में रखा और सिगरेट जलाकर कश लेने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई, जो भावेश को भी समझ पाना मुश्किल हो रहा था। भावेश सवाल करते हुए अपने भाई से पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसका इतना कहना कि बलराम अपने बड़े भाई की तरफ देख बोला, भाई साहब अब वह होगा जो किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्या मतलब? भावेश शक भरी नज़रों से अपने भाई को देख पूछा। बलराम बोला, इस जमीन के बीच में तपस्वी बहुत फड़फड़ा रहा है, एक वही रास्ते का कांटा बना है। अब उसकी कमजोरी का मुझे पता चल गया है, जिससे मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि वह तैयार हो जाएगा जमीन देने के लिए। उसका इतना कहना कि भावेश परेशान होते हुए कहा, बलराम तुम क्या पागल हो गए हो? हम बीच में ना पड़े, इसलिए तो मैंने यह काम किसी और से करवा रहा हूँ, ताकि हम पर कोई उंगलियां ना उठाए। हाँ भाई साहब, मैं सब कुछ समझता हूँ, वैसे भी हम पर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा। जो काम मैं करने जा रहा हूँ बस आप देखते जाइए। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? यह सुन भावेश बोला, भरोसा तो मुझे खुद से भी ज़्यादा तुम पर है, पर बलराम मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी एक गलती के वजह से सारा काम बिगड़ जाए। यह सुनकर बलराम अपने भाई को समझाते हुए कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगा भाई साहब, आप बस देखते जाइए आपका छोटा भाई क्या करता है। भावेश तुरंत पूछा, वैसे तुम क्या करने जा रहे हो? बलराम बोला, काम होने के बाद आपको पता चल जाएगा, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। इधर वाराणसी उत्तर प्रदेश, मिश्रा जी के घर में आज खुशी मनाया जा रहा था। गरिमा जी तो अपनी बेटी के ऊपर गर्व हो रहा था, तो वहीं तपस्वी जी ने घर में मीठा बनाने के लिए कह दिया था और सभी लोग खुशी से खाना खाए। पर वहीं दादी का चेहरा लटका हुआ था। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पलक मर्दों के बीच में बोले। उन्हें डर था कि लड़की जात अगर यह सब करेगी तो आगे चलकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और लोग तरह तरह के नाम रखेंगे। दादी ने यह बात कितनी बार बोल चुकी थी, पर तपस्वी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज उनकी बेटी के वजह से उनकी ज़मीन बच गया, उन्हें तो और भी गर्व हो रहा था। अगली सुबह कल दोनों बहनें कॉलेज नहीं गई थी, जिसकी वजह से आज सुबह उठकर वे दोनों तैयार हो गई और तपस्वी जी ने भी उन्हें रात को ही कह दिया था कि वह दोनों कॉलेज जाएं। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वह दोनों रेडी होकर कॉलेज चली गई। पलक कॉलेज से छूटने के बाद कल जो कुछ हुआ उसी सब के बारे में सोचते हुए निकल पड़ी। उसे देख कोई भी कह सकता कि वह बहुत परेशान दिख रही है। जब वह कॉलेज से बाहर निकली तभी दूर एक गाड़ी खड़ी थी और जब वह रोड से सीधा जाने लगी तो वह गाड़ी उसके पीछे पीछे जा रही थी, जिससे बेखबर पलक थी। उसकी नज़र बिल्कुल भी उस पर नहीं गया, क्योंकि वह खुद के परेशानियों में डूबी जो थी।
करीब 20 मिनट चलने के बाद वह बहुत दूर निकल गई। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें सोचते हुए चली जा रही थी कि तभी उसके सामने एक बच्चा आया और कहने लगा, दीदी मुझे भूख लगा है, क्या कुछ खाने के लिए दे सकती हो? उसे कुछ खाने के लिए चाहिए और पलक को भी उस पर दया आ गया। वह सबसे पहले अपने बैग में चेक की पर कुछ खाने के लिए नहीं था, जिसकी वजह से उसने आसपास नज़र घुमाकर देखी ताकि बच्चे को कुछ खाने के लिए दे सके। और थोड़ी सी दूरी पर उसे एक भेल का स्टॉल दिखा, जो देखकर वह उस बच्चे को उसी ओर लेकर गई। पर उस बेचारी को क्या पता था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं होना चाहिए। उसने उस बच्चे के लिए भेल का ऑर्डर दे दिया और अपने पर्स में से निकाल कर उस दुकान वाले को पैसे दे रही थी कि उस बच्चे ने उसकी आंखों के सामने एक रुमाल उड़ाया, जिससे सफ़ेद कलर के कुछ पाउडर उड़ा और वह उड़ने से पलक के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।